गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर 10 शुरू करेंगे आज। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे हम। और लाइट, ये चैप्टर हम लोग नाइन्थ में भी ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था, रिफ्लेक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। We see a variety of objects in the world around us. However, when we are unable to see anything in a dark room, on lighting up the room, things become visible. What makes things visible? During the day, the sunlight helps us to see objects. An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see things. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors, the twinkling of stars, the beautiful colors of a rainbow, bending of light by a medium, and so on. A study of the properties of light helps us to explore them. By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight lines. The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object points to this straight line path of light, usually indicated as a ray of light. अब यहाँ पर जो समझाया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जब आप किसी एक डार्क रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप वहाँ पर लाइट ऑन करते हैं, यानी कि भले आप उसमें कैंडल जलाते हैं या किसी भी अन्य प्रकार से लाइट ऑन कर लेते हैं स्विच, तो आपको दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई कब देता है? जैसे आप सूरज की रोशनी की बात करें, यानी कि आप जब डे टाइम में किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको दिखाई देती है। कोई व्यक्ति है, कोई पेड़ पौधे या वॉट एवर यू सी, वो कैसे दिखता है? सपोज दिस इज़ अ ट्री दैट इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड। अब ये पेड़ आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो रोशनी है, जो लाइट जो आ रही है सन से, उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। और वो लाइट क्या होता है? वो लाइट इस पर टकरा के और आपकी आईज तक, ये जो आपकी आंखें रहती है, वहाँ पर वो पहुँचती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के कारण ही उस चीज़ की इमेज हमको दिखाई देती है। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको दिखाई देता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ ना होता तो ये जो रोशनी है ये सीधी जाकर धरती से टकराती और टकरा कर फिर हमारी आंखों में जाती, तो हमें वो लैंड दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। वहीं अगर यहाँ पर कोई प्राणी खड़ा होता, मे बी यू कैन से इट इज़ अ डॉग देयर स्टैंडिंग, तो रोशनी जब उससे टकराती, वो टकरा के फिर हमारी आइज़ में जाती रिफ्लेक्ट होके, तो हमें वो डॉग दिखाई देता, बिकॉज वो डॉग जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अलग अलग मिरर्स के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, रेनबो के कलर्स के बारे में, इस तरह के काफ़ी सारे फिनोमिनन्स यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। वैसे हम देखें तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी कि लाइट का जो ट्रेवलिंग रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहता है। लाइट हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है, इसको कहा जाता है रे ऑफ लाइट। तो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल दी गई है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट. These basic concepts will help us in the study of some of the optical phenomena in the nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situations. यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उनसे रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है। इसके साथ साथ हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे लाइट का, और उसके डेली लाइफ के अंदर हमारे एप्लीकेशंस, यानी कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे काम आता है, ये भी हम यहाँ जानेंगे। तो पहला फिनोमेना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होता है। A highly polished surface such as a mirror reflects most of the light falling in it. You are already familiar with the laws of reflection of light. हम लोग जानते हैं कि पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे कि आपका जो शीशा रहता है, जब आप एक मिरर के सामने खड़े रहते हैं, जब सुबह आप नहाने के बाद बाल वाल बनाते हैं, अपने आप को देखते हैं उसमें,
तो आप जो देखते हैं अंदर वो आप ही की इमेज होती है, यानी कि शीशा जो है जो उसके बाहर जो ऑब्जेक्ट है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो वो एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। ऑब्वियसली शीशा जो एकदम मस्त पॉलिश किया गया होता है, मतलब पूरे तरीके से उसको साफ सुथरा, इट्स अ प्लेन सरफेस वी कैन से। तो उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट की जो रेज गिरती हैं, जैसे आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। और इसकी लॉज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो 3 लॉज थी, कौन सी थी वो इसमें से यहाँ देख लेते हैं हम एक बार फिर से। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर सबसे पहले ये बताया गया था, आपको बताइए कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये देखिए ये है हमारी इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो रे आ रही होती है शीशे की तरफ उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन शो करती है, तो इसके बाद जो रे रिफ्लेक्ट होके आती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। आपको याद रखना है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बीच में रहती है नॉर्मल, ये जो बीच में एक लाइन जो रहती है इसको कहा जाता है नॉर्मल। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी कि ये जो एंगल रहता है, समझो मैंने इसको नाम दिया एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक ही प्लेन में होती है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल होगी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इस प्लेन के दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें एक ही डायरेक्शन में पाई जाती हैं, एक ही जगह पर पाई जाती हैं। यानी कि कोई भी इनमें से रे जो है वो दूसरी तरफ नहीं पाई जाती, तो दे ऑल लाई इन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम प्लेन, एक ही तरफ पे पाए जाते हैं। तो ये है हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces including spherical surfaces. You are familiar with the formation of image by a plane mirror. What are the properties of the image? Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. The size of the image is equal to that of the object. The image formed is as far behind in the mirror as the object is in front of it. Further, the image is literally inverted. How would the images be when the reflecting surfaces are curved? Let's see now. अब यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दी गई हैं जो कि आपको मुझे फिर से समझानी पड़ेंगी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर से किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर मतलब आप प्लेन मिरर में कंक्लूड कर सकते हैं अपने शीशे को, यानी कि आपके घर के अंदर जो मिरर है जिसमें आप इमेज देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो देखिए उसमें कैसा होता है। सपोज दिस इज़ द मिरर, ये मिरर है, आप इस तरफ खड़े, तो इसमें कुछ चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर समझो कि आप अपने आप को ही ले लो, यहाँ पर आप सामने खड़े हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आप खड़े हैं सामने, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी वो बता देता हूँ। जैसे कि आप जब खड़े हैं इसके सामने तो आपकी ही इमेज जो है वो इंसिडेंट रे बनकर जाएगी और फिर वहाँ पर टकरा के वो वापस आपको दिखाई देगी, यानी कि दिस इज़ द इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला यहाँ पर कि जैसे आप खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने, आपको जो इमेज मिलेगी वो इमेज कैसी होगी, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब वो रियल इमेज नहीं होगी। अंदर जो इमेज मिलेगी दैट विल बी नॉट रियल इमेज एंड इट इज़ इरेक्ट, सीधी ही मिलेगी। आप शीशे के अंदर सीधे ही देखते हो ना अपने आप को। यस, जब हम शीशे को देखते हैं तो अंदर हमें हमारी ही पिक्चर दिखाई देती है, हमारा ही एक अक्स दिखाई देता है, और वो जो होता है वो वर्चुअल, वो रियल नहीं है, वो रियल इंसान तो नहीं है ना, वो तो वर्चुअल इमेज है, यानी कि वो एक झूठी इमेज है, फॉल्स इमेज है। और दूसरा वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी ही होती है। आप यहाँ सीधे खड़े हो तो वो वैसे ही वैसे सामने दिखाई देगा। तो पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखती है हमको कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज, साइज़ की बात करें दैट इज़ इक्वल ओनली, यानी कि आप अगर आपकी हाइट यहाँ तक दिखाई दे तो शीशे के अंदर भी आपकी हाइट इतनी ही दिखाई देगी, तो साइज़ भी सेम रहता है इमेज का। तीसरा, इमेज जो है वो शीशे में उतनी ही दूर दिखाई देगी आपको जितनी आप आगे खड़े होते हैं। देखिए जैसे कि आप आज ट्राई कीजिएगा घर पे, आप जब मिरर के सामने, जो कबर्ड के अंदर बड़े मिरर्स होते हैं उसके सामने खड़े रहेंगे, तो अगर आप यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, देखिए आपके बीच में दूरी, आपके और शीशे के बीच में दूरी अगर इतनी है तो शीशे के अंदर जो इमेज दिखेगी उसके अंदर भी आपको दूरी दिखाई देगी। अगर आप
पास में आ जाएंगे तो शीशे के अंदर की इमेज है वो भी पास में आ जाएगी। अगर आप दूर चले जाएंगे तो शीशे के अंदर भी आपको उतनी ही दूर इमेज दिखाई देगी, यानी कि जो डिस्टेंस रहता है इमेज का वो उतना ही रहता है जितना आप बाहर दूर खड़े हैं, उतना ही शीशे के अंदर भी आपको दूर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़, यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, इक्वल होती है और फार बिहाइंड द मिरर, वो मिरर के पीछे उतनी ही होती है जितनी आप उसके आगे खड़े होते हैं। और चौथी जो यहाँ पर हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब शीशे के सामने आप खड़े रह के अपना राइट हैंड ऊपर करोगे ना, आप अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो शीशे के अंदर आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर आप अपोजिट हो जाते हैं। इसको हम लेटरली मतलब आप दोनों तरीके, यानी कि आपका जो लेफ्ट साइड है वो शीशे के अंदर राइट हो जाता है और जो आपका बाहर का राइट है वो शीशे के अंदर आपका लेफ्ट हो जाता है। आप इसको अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो आज आप करके देखिएगा। आप शीशे के अंदर अपना राइट हैंड उठाइएगा तो आपको राइट हैंड उठाते ही उसके अंदर जो इमेज रहेगी आपको वो अपोजिट हैंड दिखाई देगा, बिल्कुल अपोजिट, यानी कि आपको ये लगेगा कि जैसे आपने जब राइट हैंड उठाया, शीशे के अंदर भी आपका वो राइट हैंड होना चाहिए लेकिन शीशे के अंदर आपको वो आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो ये जो है ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी पिछली क्लासेस के अंदर। ये प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी ये प्लेन मिरर्स के बारे में थी। अब इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारे और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि कर्व्ड होते हैं। ये तो हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कर्व्ड यानी कि इस तरह के जो मिरर्स होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जो होते हैं, उनके अंदर कैसे रिफ्लेक्शन होता है वो पढ़ेंगे हमें। द कर्व्ड सर्फेसेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून, the curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror। आप जो मिरर की तरह अगर हम बात करें तो कर्व्ड सरफेस, यानी कि चम्मच आपने देखा होगा, चम्मच जो होता है कैसे होता है, कर्व्ड होता है। चम्मच का जो जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ लेकर खाते हैं वो जो पार्ट होता है कैसा होता है, कर्व्ड होता है, यानी कि गोलाई में होता है। तो उसको भी हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तौर पे, कर्व्ड मिरर के तौर पे देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। ये कॉमनली यूज होने वाले मिरर्स में, जो कर्व्ड मिरर्स उनमें स्फेरिकल मिरर्स ज़्यादातर देखने को मिलता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. We shall now study about spherical mirrors in detail. अब spherical mirrors किसको कहा जाता है? देखिए, ये आपका एक स्फीयर है, ये भी आपका एक स्फीयर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों के स्फीयर में से अगर मैं ये हिस्सा ले लूँ, कौन सा हिस्सा, ये वाला ले लूँ और इधर से मैं ये वाला ले लूँ, तो कैसा हो जाएगा हमारा शीशा, ये जो ग्लास हमारा कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसका ये वाला हिस्सा लेके यहाँ जोड़ दिया और उसका मैंने ये वाला हिस्सा लेके यहाँ जोड़ दिया। इसके साथ साथ अगर मैं इनका ये वाला हिस्सा ले लूँ, ये वाला ऑपोजिट साइड वाला, मैंने ये वाला हिस्सा लिया और इसका मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला ले लिया, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और मिरर बन गया। तो ये दोनों आप देख रहे हैं जो मिरर्स हैं, इन दोनों के अंदर आपने देखा ये हमने कर्व्ड सरफेस लिया है, कर्व्ड गोलाई में, तो इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है, स्फीयर का हिस्सा है एक तरह से। Now we'll study about spherical mirrors in detail. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. वो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो कर्व्ड है एरिया, ये इनवर्ड या आउटवर्ड दोनों ही तरफ पे कर्व्ड हो सकता है, या अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ कर्व्ड हो सकता है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inward, that is faces towards the center of the sphere, is called concave mirror। अब यहाँ पर जो स्फीयर होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। और स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। The schematic representation of these mirrors is shown in figure 10.1. You may note in these diagrams that the back of the mirror is shaded. अब यहाँ पर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ कि कॉन्केव और कन्वेक्स को कैसे पहचाना जाता है। कोई भी स्फीयर अगर वो इस तरह से बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं कन्वेक्स। ये आपको याद रखना है, दिस इज कन्वेक्स। और अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हो, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर की तरफ से,
इसको बोलते हैं कॉनकेव। ये दोनों को आपको याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो रहता है ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, आपको एक याद कर लेना है, तो ऑपोजिट जो होता है वो समझो कि दूसरा हो जाएगा। यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट द सरफेस ऑफ द स्पून कर्व्ड inward can be approximated to a concave and the surface of the moon bulge outward can be approximated to convex mirror. अब यहाँ पर आपको अगर स्पून की बात करें, आपका चम्मच जो रहता है, चम्मच ऐसा रहता है, चम्मच का सरफेस किस प्रकार का होता है, चम्मच हमारा इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंदर का सरफेस, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, अगर ये रिफ्लेक्शन शो करेगा ये एरिया, तो समझो कि ये अंदर की तरफ का एरिया है। अगर ये रिफ्लेक्शन शो करता है तो वी कैन से दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर, अंदर की तरफ से ये रिफ्लेक्शन शो करेगा तो कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर हम इस तरह से रिफ्लेक्शन शो करें कि इस तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इधर से कन्वेक्स बन जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में बना के बताऊँ तो यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि देखिए ये रहा आपका स्पून। अब स्पून का अगर ये हिस्से से आप रिफ्लेक्शन शो करवाते हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। लेकिन अगर ये हिस्से से रिफ्लेक्शन होता है तो ये बन गया कॉन्वेक्स। तो ये चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद रह सकती है। Before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussion about spherical mirrors. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. इनका जो सेंटर पॉइंट रहता है, जो बीच वाला पॉइंट रहता है, उसको हम कहते हैं पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय पी। तो यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट रहता है, यानी कि सेंटर पार्ट जो रहता है इसका, वो उसको पी कहा जाता है, पोल। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ये डायग्राम के द्वारा आपको बताया जाता है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जूनियर क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने फिर से आपको बता दिया वहाँ पर कि समझो कि ये जो हमने लिया, तो इसका जो ये पार्ट है यहाँ का बीच का पार्ट, दिस इज कॉल्ड पी, पोल कहते हैं इसको। अब ये जो स्फीयर है, आपको पता है अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ तो इस एक ये जो आपका मिरर है वो किसी एक स्फीयर का हिस्सा है। यानी कि इसको मैं अगर पूरा करूँ तो इस पूरे स्फीयर में से हमने इतना हिस्सा लिया रेड वाला, तो यानी कि पूरा एक्चुअल में तो ये क्या है, एक पूरा स्फीयर है, पूरा एक सर्कल है, हम कह सकते हैं गोला है। तो इसका जो सेंटर होता है, हम बोल सकते हैं ये इसका सेंटर हुआ इस पूरे स्फीयर का। इस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक्चुअल में वो मिरर का पार्ट नहीं है, वो अलग होता है वहाँ से। मिरर के ऊपर तो पी पोल रहता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। आपको पता है कॉन्केव मिरर, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। और अगर हम इसी को अगर हम बोलें कि अगर ये मिरर इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये है, तो ऐसे केस के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। यानी कि अगर इसी मिरर को आप लो तो यहीं पर अगर आप देखने जाएं कि अगर मैं इस तरफ से आपको रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर इसको मैं कॉन्केव मिरर लेकर चलता हूँ, ऐसा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इसके सामने होगा। लेकिन अगर इसको मैं कन्वेक्स मिरर लेकर चलता हूँ, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ से रिफ्लेक्शन हो, तो अगर रिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी बैक साइड, वो उसके पीछे की तरफ होगा। अगर इधर से लेते हैं तो आगे होगा, अगर इधर से लेते हैं तो पीछे होगा। तो कॉन्केव मिरर में ये आगे होगा और कन्वेक्स मिरर में पीछे होगा। You may note this in figure 10.2a and b. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part, this is called the radius of curvature of the mirror. अब इस केस के अंदर radius of curvature किसको कहा जाता है वो भी हम देख लेते हैं। अब तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद हमने देखा रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब हमने देखा कि ये जो भी हमारा जो मिरर था, स्फेरिकल सरफेस जो था, वो किसी पूरे सर्कल का पार्ट था। तो यहाँ पर जो इस सर्कल का जो रेडियस रहता है, रेडियस आपको पता है कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है। तो ये जो रेडियस रहता है इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी आपको याद रखना, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर आर, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
यू मे नोट दैट द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। हमने पिछले जो मैंने अभी आपको समझाया उसमें ये भी समझाया था कि ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। और ये हमने क्या निकाला था बीच में P, तो हम बोल सकते हैं कि PC इज इक्वल टू R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या? इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called principal axis. अब यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इस मिरर के बीच में से गुजरती है, जो कि C के अंदर से भी गुजरती है और P के अंदर से भी गुजरती है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। लेट अस अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू मिरर्स थ्रू एन एक्टिविटी। अब जो मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ उसी को जस्ट एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ कि देखिए सपोज दिस इज़ योर मिरर, और इस मिरर के अंदर समझो कि आपका ये मैंने मिरर बनाया इस प्रकार से, दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट रहता है दिस इज कॉल्ड द पोल, ये रहता है आपका P पोल रहता है। और अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर दूँ, समझो कि ये समझो कि ये पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर अगर हम देखने जाएं तो इस सर्कल का जो सेंटर है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं C। और अगर हम इसको पूरे को ले लें तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि ये पूरा रेडियस कहलाता है। और एक लाइन जो इसके बीच में से सीधी गुजरती है, इमेजिनरी लाइन, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम जो है कोई भी सिंबल से डिनोट नहीं किया जाता है, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये टर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कि अगर आप इस वीडियो में क्लियरली समझ गए हैं तो देन नो नीड टू बी अफ्रेड कि इसको याद कैसे किया जाए। द पेपर एट फर्स्ट begins to burn producing smoke. Eventually it may even catch fire. The light from the sun is converged at a point bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of sunlight ignites the paper. The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि अगर आप अपने बचपन में ये चीज़ें की ही होंगी लगभग, तो जैसे कि हमें बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, मे बी एक माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, छोटा सा, जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं जैसा, ठीक है। अब उसको जब हम पीछे एक पेपर लेते थे और उसको सूरज की रोशनी जो होती थी सूरज की तरफ कर देते थे, तो सूरज की जो रेस थी वो गिरती थी और जाकर सीधा एक पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा डॉट बन जाता जहाँ पे सन की तरह दिखाई देता, सन जैसा होता है ना ऊपर, वैसे ही दिखाई देता, और कुछ ही समय के बाद वो जलने लगता था वो पेपर। ये एक्सपेरिमेंट हमने काफ़ी किए हैं अपनी बचपन के अंदर। तो यहाँ पर भी वही एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ऊपर जो ब्लू पार्ट जो लिखा है वो वही लिखा गया है। अब यहाँ पर हमें रे डायग्राम के बारे में के थ्रू इसको समझना है कि कैसे ये बताया गया है। अब रे डायग्राम में जो बताया गया है, ऑब्जर्व फिगर 10.2। अब 10.2 को पहले ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, तो 10.2 जब आप देखेंगे तो कैसे उसमें बताया है, क्या बताया, चलिए उसको नज़र मार लेते हैं एक बार। ऑब्जर्व फिगर दिस, a number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. अब ऐसा होता है कि जब बहुत सारी रेज, देखिए आप यहाँ पर A से लेके B तक जो बहुत सारी रेज हैं वो जा रही हैं सीधा कॉन्केव मिरर के ऊपर गिर रही हैं, ठीक है। Observe the reflected rays. They are all meeting or intersecting at a point on the principal axis of the mirror. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सारी रेज हैं ऐसे जाने के बाद वो वहाँ पर टकरा के वापस आ रही हैं और वो सब एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है, और वो पॉइंट कौन सा है आप देख सकते हैं, F। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो ये जो F है दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व 10.2। तो यहाँ पर आप सिंपली ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये आपका मिरर है, कॉन्केव मिरर है। जब बहुत सारी रेज ऐसे जाएंगी तो वहाँ टकरा के वो एक पॉइंट पर फोकस करेंगी और इस एक पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। अगर हम कन्वेक्स मिरर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब बहुत सारी रेज जाती हैं तो वो टकरा कर पीछे बाहर की तरफ निकल जाती हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए वो सब एक जगह पर आती हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर वो फैल जाती हैं, ठीक है।
लेकिन उनको जब फैलने के बाद पीछे की तरफ उनको एक्सटेंड किया जाता है तो पीछे की तरफ जाकर वो एक पॉइंट पर हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, और जिस पॉइंट पर वो मिलती हुई दिखाई देती हैं एफ, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ a spherical mirror is called the focal length। अब ये जो f है इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। ये दोनों जगह पर जो f देखा आपने, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ये टर्म आपको याद रखनी है। और पोल यानी कि पोल p, ये रहा, देखिए मैंने यहाँ पर सर्कल किया है जो, दिस इज पोल p। तो p से लेके f का जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे जब भी कोई भी मिरर है, भले वो कन्वेक्स है या कॉन्केव है, जब रेज जाती हैं तो कॉन्केव मिरर के समय वो सामने आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वो पीछे की तरफ जाकर एक पॉइंट पे मिलती हैं, और जिस पॉइंट पर वो सिर्फ मिलती हैं उसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस जो है वो पॉइंट F और P, पोल, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, उसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. The surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. Distance mn represent the aperture. We shall consider in our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. Is there a relationship between the radius of curvature r and the focal length f of a spherical mirror? अब यहाँ पर mn आप देख लीजिए क्या है, mn मतलब ये रहा m, ये रहा n, यानी कि ये इसको कहा जाता है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कि कितना मिरर आपने यूज़ किया। यानी कि वैसे अगर इसको मैं एक्सटेंड करके देखूँ तो ये आपका इस प्रकार से काफ़ी बड़ा सर्कल बन जाएगा, लेकिन उसमें जितना पार्ट हमने यूज़ किया है उसको mn नाम दिया है और इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहा जाता है अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। और अपर्चर यहाँ पर mn जो है उसको अपर्चर कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बताया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r हमने देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने देखा था, r कहाँ पे था, ये हमारा सर्कल था, वो मिरर था, जो भी ले लो आप। अब मिरर के अंदर अगर हम r क्या बोला था हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि p है और यहाँ पर हमारा c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो है पूरा इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कौन सा था हमारा, जो कि रेज टकराकर समझो कि यहाँ पर गिरी थी, दिस वाज f, जिस पॉइंट पे सारी रेज गिरती हैं। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब इसमें क्या बताया गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, कि समझो कि फोकल लेंथ यहाँ पर अगर 2 सेंटीमीटर आई तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 होगा, यानी कि अगर उसका f जो है वो 2 है तो r कितना होगा, r होगा 2 इंटू 2, यानी कि उसका डबल। यानी कि हम कह सकते हैं कि r जो है वो होगा f का डबल, f को आप डबल कर दो तो r निकल आएगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसको आपको फाइंड आउट कैसे करना है कि अगर r इज इक्वल टू 2f, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, r इज इक्वल टू 2f। अगर आपको इसमें r निकालना है तो r आसानी से आप निकाल सकते हो, यानी कि f का डबल कर दो तो r निकल आएगा। लेकिन अगर इस केस के अंदर आपको r दिया गया है, f निकालना है, तो r इज इक्वल टू 2f है, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि r अपॉन 2 इज इक्वल टू f। तो इस तरीके से भी आप f निकाल सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे हमको एक चीज़ पता लगती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा है हमारा पोल P। तो इन दोनों के बीच में हमारा प्रिंसिपल फोकस रहता है। ये हमको एक चीज़ इससे पता लगती है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है।